Assalamu alaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are very well and you are most welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes where you enjoy learning the concepts of physics in a more simple way. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th. Here So dear beautiful people, you are again most welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes. और आपको पता है कि मैं अभी 11th के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा रहा हूं। तो उसमें से मैंने आपको पास्कल्स लॉ बताया कि पास्कल्स लॉ क्या बोलता है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज उसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है वो मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि द प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड at rest remains the same at all points which are at the same height। एक फ्लूइड जो है अगर उसको रेस्ट में रखेंगे तो हर किसी पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, मगर वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो एक ही लेवल पे होंगे, ठीक है। तो ये आज हम देखेंगे कि व्हाट इज इट्स इलस्ट्रेशन, इसको आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, पहले हम एक कंटेनर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है तब तक फ्लूइड रेस्ट में नहीं रहेगा। सपोज ये मैंने एक कंटेनर लिया, समझना मेरी बात, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पोर में एक फ्लूइड करता हूं, सपोज दैट में बी वाटर। तो इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है, हाँ एक फ्लूइड डाल दिया। नाउ द फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन which is to be used in the Pascal's law, that is the fluid must be at rest। फ्लूइड गैस आसो रेस्ट तो रेस्ट में है। अब मसला ये कि उसके आगे क्या होगा, रिमेन इज द सेम, द प्रेशर रिमेन इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम हाइट। तो अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स ले लो जो एक ही हाइट पे होंगे, फॉर एग्जांपल दीज पॉइंट्स, तो यहां पर प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है पास्कल्स लॉ। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके लिए मैंने ये जो कंडीशन है कि आपने फ्लूइड को रेस्ट में लाना है तो मैंने लाया। अब फ्लूइड को एनालाइज करने के लिए आपको पहले फ्लूइड को समझना है कि वो कैसा होगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप एक फ्लूइड एलिमेंट यानी कि जिसको हम यहां पर ये पूरा का पूरा पानी है, तो अब इसमें से कौन सा पार्ट पानी का स्टडी करेंगे वो डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप उसकी शेप क्या लेंगे उस पानी की जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो अब ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड है यहां पर ये जो पूरा का पूरा पानी है, तो इसमें से मैं छोटे एलिमेंट को यानी कि छोटा एक एलिमेंट लूंगा मैं इसी पानी का और उसी को एनालाइज करेंगे, एंड द शेप ऑफ दैट मस्ट बी डिफरेंट एंड यूनिक, और वो यूनिक होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर चलो यहां पर ये जो फ्लूइड एलिमेंट है वो मैंने ये ले लिया, आपको पता है कि दैट में बी सिलेंड्रिकल, am I right or wrong? तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं कि जो इसके अंदर फ्लूइड है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब हाँ इसके मतलब कि इसके सराउंडिंग में भी फ्लूइड है, और ये खुद ये जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल शेप्ड फ्लूइड वो भी फ्लूइड ही है आगे भी, मगर हमने किसी को एनालाइज करना है ना, तो इसलिए हमने उसको लेना है उस फ्लूइड एलिमेंट को। तो आप सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हैं, मतलब कि इमेजिन करेंगे एक सिलेंडर होगा यहां पर, जैसा कि मेरे पास ये मार्कर है और ये एक फ्लूइड एलिमेंट है, ये भी वाटर ही है आगे भी, और इसकी शेप क्या है सिलेंड्रिकल। तो अब आप क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल का आपको पता है कि सिलेंडर जो है दैट इज सिमेट्रिकल फिगर, और जो भी सिमेट्रिकल फिगर होती है उसको एनालाइज करना सबसे आसान होता है, तो कॉमन सेंस यूज करिएगा। आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड है किस में है, रेस्ट में, तो इस फ्लूइड पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो आप कहेंगे कि सर ये तो कॉमन सेंस है, जितना ऊपर से लगेगा उतना नीचे से लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फ्लूइड किसी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अगर यहां पर मैं अब सिलेंड्रिकल शेप वाला फ्लूइड लूं तो जो उसके अगल बगल जो फ्लूइड है वो इस पे परपेंडिकुलर फोर्स डालेगा, आरगड़ी में ऊपर नीचे, आरगड़ी में इधर दाएं बाएं, आरगड़ी में आगे पीछे, तो वो तो कॉमन सेंस से ही लग रहा है कि दैट मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि नेट फोर्स जब भी इस पे 0 होगा तब जाके ये फ्लूइड एलिमेंट जो है रेस्ट में रहेगा। आप बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल है, यहां पर तो कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा जो प्रेशर फोर्स होगा, ठीक है, प्रेशर फोर्स की बात कर रहा हूं। जो ये वाला फ्लूइड जो इसके सराउंडिंग में है आजू बाजू में, वो जो इस पे
फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए हम सिलेंड्रिकल शेप भी नहीं लेंगे। सर स्फेरिकल लेंगे, स्फेरिकल में क्या करोगे, इतनी सिमेट्रिकल फिगर है आपके सामने, आर यू गेटिंग मी, सिमेट्रिकल फिगर, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो इसके बराबर, ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे के बराबर, आगे पीछे सब जगह, आर यू गेटिंग मी, तो ये भी सिमेट्रिकल फिगर है, नो नीड टू टेक दिस। सर थोड़ा डिफरेंट ले लीजिएगा, तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक लेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं, एंड दैट इज टू बी टेकन एज राइट एंगल्ड प्रिज्म। कैसा लेते हैं हम, राइट एंगल्ड प्रिज्म, क्योंकि बाकी जो भी आप फिगर लेंगे तो वहां से तो सीधे कॉमन सेंस यूज करके पता चलता है कि नेट फोर्स 0 होगा, इसमें क्या बात है। हाँ यहां पर भी नेट फोर्स 0 होगा, मगर जब उसको एनालाइज करेंगे तो वहां से हमें अनोखी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर मैं ये जो फ्लूइड है उसको मैं रेक्टेंगुलर राइट एंगल्ड प्रिज्म शेप्ड में लूंगा, ऐसे, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे होगा, ये देखिएगा, ठीक है, ऐसा होगा। क्योंकि जब हम ऐसा लेंगे तो यहां पर ये जो है इसकी कितनी फेसेस है, इसके तो 5 फेसेस है, ये नीचे वाला, इधर वाला कितने हो गए 2, और एक स्लांटिंग है, कितने हो गए 3, और एक इधर और एक इधर, 3 4 और 5, कितने फेसेस आए, इसके 5 फेसेस है, ठीक है। तो हम ये वाला लेंगे क्योंकि ये थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसके 5 फेसेस है, 5 सरफेसेस है, तो 5 सरफेसेस पे जो रेस्ट वाला फ्लूइड होगा वो इस पे परपेंडिकुलर फोर्स डालेगा इन 5 सरफेसेस पे, ठीक है। तो इट विल बी गुड अगर हम ऐसी शेप लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है यहां पर ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आपको, राइट एंगल्ड प्रिज्म जो दिख रहा है आपको, ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड ही है, ये पानी ही है, मगर उसको मैंने ऐसे इमेजिन किया कि वो इस शेप का है, ठीक है। तो जो बाकी पानी है, जो बाकी फ्लूइड है, वो इस पे क्या डालेगा, परपेंडिकुलर फोर्स डालेगा, क्योंकि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा है कि जो फ्लूइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स डालता है, और जब जब परपेंडिकुलर फोर्स होगा तब तब प्रेशर की बात होगी, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज करेंगे। तो ये थोड़ा यहां पर ये छोटा एलिमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं यूज, तो एलिमेंट, यू नो वेरी वेल, फिजिक्स में हम एलिमेंट वर्ड कब यूज करते हैं, तो जब आपके सामने इनफिनिटेसिमली स्मॉल कोई चीज होगा, बहुत कम, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, दैट टेंड्स टू बी जीरो, हुज साइज tends to be 0, and then and only then we can use the word element. Are you getting me? तो ये इतना छोटा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा है, यहाँ पर तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा मैग्नीफाई किया, जूम किया, ठीक है। तो अब इसको मैं और जूम इन करूंगा क्योंकि हमने इसको एनालाइज करना है। तो इसी फ्लूइड एलिमेंट को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपको सब पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जो है ये मैं फ्लूइड एलिमेंट ले रहा हूं, तो आप देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ठीक, ये फ्लूइड एलिमेंट ले रहा हूं मैं, कैसा है राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5, आरगड़ी में 5 फेसेस है इसके, ठीक है। तो सिमेट्रिकल भी नहीं लग रही है, तो दैट इज व्हाई ये वाली हमने ले रही, तो ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, चलो इसके 5 फेसेस है तो उनको मैं नाम देता हूं। चलो इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी, और यहां पर सी, और यहां पर डी। तो आ गया नीचे वाला फेस, सो ए बी सी डी। तो यहां पर आ जाएगा ई, और यहां पर आ जाएगा एफ। अब मुझे बता यहां पर कितने फेसेस है, यहां पर अगर आप इमेजिन करेंगे कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और आगे और पीछे। अब मुझे बता यहां पर जितने भी फेसेस है वो आपको दिखे कि नहीं दिखे, 5 फेसेस है कि नहीं, 5 सरफेसेस है कि नहीं, बिल्कुल। उसमें से मैं अगर आपको बता दूं, उसमें से 3 सरफेसेस ऐसे जो रेक्टेंगुलर शेप्ड है, समझ में आया, बहुत अच्छा, 1 2 3, ये 3 ऐसे हैं, ये 3 फेसेस या 3 सरफेसेस ऐसे हैं जो क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। और 2 है जो आगे और पीछे है, वो ट्रायंगुलर फेसेस है। आरगड़ी में बहुत अच्छा, तो ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इमेजिन करने में आसानी आ जाए कि सर ने क्या लिया है और कैसा लिया, क्योंकि आपको पता है कि इट इज 3D एंड आई एम राइटिंग इट ऑन 2D, तो दैट व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्वे इट्स। आरगड़ी में तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि इसके जो 2 फेसेस है आगे और पीछे वो ट्रायंगुलर शेप्ड है, और जो बाकी है वो 3 जो है वो रेक्टेंगुलर फेसेस है। तो अब आपको पता है कि ये भी फ्लूइड है, तो जो रेस्ट वाला फ्लूइड होगा,
जो रेस्ट वाला फ्लूइड है, बाकी जो इसके आजू बाजू है, वो इस पे फोर्स डालेगा कि नहीं डालेगा? बिल्कुल। वो कैसा फोर्स डालेगा? परपेंडिकुलर फोर्स, ये तो आपने पढ़ा। तो इस पे फोर्स पड़ेगा, इस डायरेक्शन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस डायरेक्शन में पड़ेगा, इस सरफेस पे, पूरी की पूरी सरफेस पे, तो इस डायरेक्शन में पड़ेगा। चलो उसका मैं नाम रखता हूं F3। और इस पे फोर्स पड़ेगा ऊपर की तरफ, नीचे वाली सरफेस पे, तो उसका मैं नाम रखता हूं F1। तो इस पे फोर्स पड़ेगा इधर की तरफ, आपको पता है परपेंडिकुलर फोर्स पड़ेगा, सपोज दैट इज F2। और जो इधर है, अब दो ट्रायंगुलर फेसेस ऐसे है, तो इधर इधर की तरफ पड़ेगा और उधर इधर की तरफ पड़ेगा। आर गेट मी? परपेंडिकुलर फोर्स पड़ता है ना। सो दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, शुड कैंसल ईच अदर। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि फ्लूइड किस में है? रेस्ट में है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो इसका मतलब है कि वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे बाय सिमेट्री और बाय यूजिंग द कॉमन सेंस। बट यहां पर आप बोलेंगे कि सर इन तीनों का भी रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो तीन फोर्सेज है, ये भी इसी फ्लूइड एलिमेंट पे पड़ रहे हैं, और ये जो पूरा फ्लूइड है वो रेस्ट में है, और इसका मतलब कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये भी रेस्ट में है, तो इन तीनों का भी रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। उन दो को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बाय सिमेट्री these should be equal in magnitude, opposite in direction, and should cancel each other because the fluid is at rest, so in this direction net force must be 0। तो वो तो हो गया कैंसिल, तो वो तो अब आपको समझ में आया। तो इसलिए मैं ट्रायंगुलर फेसेस को यहां पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में बता दिया कि उस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो इधर पड़ रहा है इस डायरेक्शन में और उधर पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, सो वो इसको कैंसिल करेगा। अब इन तीन फोर्सेस को एनालाइज करना पड़ेगा, और इन तीन फोर्सेस का भी रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? वो भी 0 होना चाहिए। आर्गेनिक में बहुत अच्छा। क्यों 0? क्योंकि फ्लूइड इज एट रेस्ट। हां सर, क्यों फ्लूइड इज एट रेस्ट? क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स, और आपको पता है कि फ्लूइड स्टैटिक्स में ही क्या होता है? पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है, काम करता है। ठीक है, चलो अब इमेजिन करेंगे इसको। चलो ये जो राइट एंगल्ड प्रिज्म है यहां पर, चलो उसका यहां पर जो एंगल है, सपोज दैट इज थीटा। ये अच्छे से समझना, कितना है? थीटा। तो ये कितना होगा? ये 90 होगा, और ये कितना होगा? बाय कॉमन सेंस दिस विल बी 90 माइनस थीटा। आर गेटिंग मी? अगर ये 90 और ये थीटा, तो ये तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए। आर गेटिंग मी? समझ में आया क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो राइट ट्रायंगल होता है, तो इसमें जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, तो उसमें से एक 90 है, तो अब इन दो का सम 90 होना चाहिए। उसमें से एक थीटा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। चलो मैं लिख ही लेता हूं आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सो इट शुड बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आपको पता है कि ये तीन फोर्सेस जो है, ये भी क्या करेंगे? ये भी नेट फोर्स, इनका भी 0 होना चाहिए, इनका भी रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मैंने पढ़ा दिया, और रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर्स वो भी आपको पता है। मगर यहां पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। ऐड क्या? मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं। वो ये है कि हम कैसे फोर्सेस को या वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे। हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं, फिर से याद रखिएगा, हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़े। हर एकेडमी फिर से समझ में आया? यहां पर देखिए कितने फोर्सेस लग रहे, 3, 1, 2 और 3। अगर मैं, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो है जो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको आप घुमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप एक्स एक्सिस ऐसे ले सकते हैं, वाई एक्सिस ऐसे ले सकते हैं। ओवरऑल इट इज ए रेफरेंस सिस्टम, यू कैन रोटेट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आर्गेनी, बट याद रखना एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दी शुड बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब मसला ये कि सर ऐसे ले कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऐसे ले कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, जब रिजॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लेना, इस प्रकार से लेना कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़े। चलो सर अगर ऐसा लेंगे, अब देखिए ये हो गई वर्टिकल, तो उसमें एक फोर्स लग रहा है, इसको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और इधर एक फोर्स लग रहा है, तो इस एक्सिस के अलांग भी उसको, क्योंकि रिजॉल्व उनको ही करते जो एक्सिस के अलांग नहीं लगते। अब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले, तो ना इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ना इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, F3 को करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक्सिस के अलांग नहीं आ रहा है, ये प्लेन में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। सर अगर ऐसे लेंगे,
ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, क्योंकि ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे चुन लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो अगर आप ऐसे लेंगे तो ये वाला जो F3 है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, बट ना ये लग रहा है और ना ये लग रहा है किसी एक्सिस के अलॉन्ग। बताइए कितने वेक्टर्स को यहां पर रिजॉल्व करना पड़े? 2 को आरगेडी में। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा नहीं लेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स को यहां पर रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व क्यों करते हैं? ताकि हमें रिजल्टेंट आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा, अब यह भी आपको समझ में आया कि यहां पर जो वेक्टर्स है उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? वर्टिकल लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे, और ये F1 जो है वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है और F2 जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां पर बचा क्या? यहां पर बचा F3। तो ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इसका टेल को इंसाइड किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन के साथ, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर पैरेलल ट्रांसलेशन का सहारा ले सकते हैं जो आपने वेक्टर्स में पढ़ा है। चलो बहुत अच्छा। ये जो F3 है, अगर मैं इसको यहां पर ले लूं, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप एक वेक्टर को उसके पैरेलली चलाएंगे यानी कि पैरेलल शिफ्ट करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा, ये F3 है ना। अगर मैं इसको यहां पर लिखूं, कोई प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम एट ऑल आरगेडी में, क्योंकि उतना ही मैग्नीट्यूड है और वही डायरेक्शन है। ऐसे पैरेलली ट्रांसलेट किया, क्यों? ताकि आपको पता चले कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। अब ये टेल है आरगेडी में, इसको कोइंसाइड करेगा विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। समझ में आ रहा है? ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, क्योंकि मैंने बोला आपको कि अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है और इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, तो F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है F3, तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो उसका टेल को इनसाइड कराना ही पड़ेगा विद द ऑरिजिन। तो यहां पर मैंने ऑरिजिन मान लिया, ठीक है। ये क्या बनी? एक्स एक्सिस, ये बनी वाई एक्सिस, और ये क्या बनी? एक्स एक्सिस, और F3 ऐसे लग रहा है। अब यहां पर देखिए ये एंगल कितना है? थीटा। तो आपको पता है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है कि नहीं? ये है ना, इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस को, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि इनके बीच में एंगल कितना है? 90। उसमें से ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बहुत अच्छा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बताइए ये कितना होगा? एक्स एक्सिस के साथ इस F3 का एंगल कितना होगा? सर ये दो, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। सर यहां पर जो एंगल है वो भी 90 होना चाहिए, और उसमें से 90 माइनस थीटा ये, तो सर ये थीटा होगा। तो इसलिए मैंने यहां पर ले आया इसको, ठीक है। ये समझ में आया कि थीटा कहां से कहां पहुंचा। ये थीटा यहां पे था, तो इसके साथ ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, और जब ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बना रहा है वर्टिकल, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, एंड दैट विल बी थीटा। आपको पता है कि हम वेक्टर को तभी रिजॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि वो किसी एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा। तो अब मुझे बताइए इस F3 का, ये जो है सपोज दिस इज F2, और ये जो अब यहां पर फोर्स लग रहा है, जरा मैं और अच्छे से दिखाऊं, ये कौन सा फोर्स है? अब F3, इसको मैंने पैरेलल ट्रांसलेशन करी। अब ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? थीटा। तो यहां से कौन सा कंपोनेंट जाएगा? इसका कंपोनेंट जाएगा F3 cos ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। बताइए वो कौन सा होगा? दैट विल बी साइन कंपोनेंट, F3 साइन ऑफ थीटा। एम आई राइट और रॉन्ग? याद रखें, जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, दीज आर द कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द F3। अब ये जो F3 ऐसे लग रहा था, इसका एक कंपोनेंट इधर गया और दूसरा कंपोनेंट इधर गया। अब इनको रिजॉल्व किया कि नहीं किया? तो अब इस F3 को भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि आपने इसके बदले दो कंपोनेंट्स लिए। एक F3 cos ऑफ थीटा अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस लिया, और दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसका एक कंपोनेंट निकला F3 साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ यहां पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो यहां पर लग रहे 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं आरगेडी में। अब आप बोलेंगे सर ये दो कहां से आए? ये दो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसके, ये जो यहां पर एक था ना उसको हमने रिजॉल्व किया। अब मुझे बताओ सारे के सारे फोर्सेस अब एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, तो अब आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? 0। सो एफ नेट, अब आपको पता है कि जब फ्री बॉडी डायग्राम बना दी उसके बाद नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ नेट अलोंग, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस,
मस्ट बी जीरो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्लूइड रेस्ट में है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होना चाहिए, वाई एक्सिस भी जीरो होना चाहिए, जेड एक्सिस भी जीरो होना चाहिए। तो जेड एक्सिस के लिए नहीं लेंगे, वो तो बाय सिमेट्री हमें पता चला कि उल्ट डायरेक्शन में जीरो होगा ही होगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नेट फोर्स लिखेंगे, ठीक है। तो एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस, बताइए नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, उसके लिए तो मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया आपको। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगेंगे उनको पॉजिटिव ले ले, जो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग लेंगे लगेंगे उनको नेगेटिव ले ले, ठीक है। तो बहुत अच्छा। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ये जो लग रहा है F3 cos ऑफ थीटा किधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तो नेगेटिव ले ले, माइनस F3 cos ऑफ थीटा। सही बात, वेक्टर का उपयोग हो रहा है यहां पर। तो इसको हम नहीं लेंगे, ये F1 जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और ये लग रहा है F2 किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, समझ में आया। और कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, आप बोलेंगे सर ये यहां पर ही लग रहा है, और आप वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यही दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F2 इधर की तरफ, और एक लग रहा है इस F3 का एक कंपोनेंट F3 cos ऑफ थीटा। कोई और लग रहा है एक्स एक्सिस के अलग नहीं सर। तो नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। ये नेट फोर्स मैंने क्यों लिखा जीरो के बराबर होना चाहिए, चलो मैं आपके लिए लिखता हूं, क्योंकि फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब यहां से क्या पता चला आपको कि ये जो F2 है ये किसके बराबर निकला, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, F3 cos ऑफ थीटा। बहुत अच्छा, पैक करिएगा इसको, इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये पता चला कि ये जो F2 यहां पर फोर्स लग रहा है वो F3 cos ऑफ थीटा के बराबर होना चाहिए। और सिमिलरली नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस भी क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस मस्ट बी जीरो, क्योंकि फ्लूइड इज एट रेस्ट। और z एक्सिस के अलोंग तो हमने पहले ही लिया, तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस, बताइए y एक्सिस के अलोंग क्या क्या फोर्स लग रहा है, F1 सर टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव ले ले F1। और कोई लग रहा, हाँ सर ये जो F3 है ना इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में F3 साइन ऑफ थीटा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तो नेगेटिव ले ली, माइनस F3 साइन ऑफ थीटा। और कोई फोर्स लग रहा है y एक्सिस के अलोंग, सर कोई नहीं। अब तो ये भी किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो यहां से ये पता चला कि F1 जो है वो F3, ये उधर जाके पॉजिटिव बनेगा, F3 साइन ऑफ थीटा के बराबर होना चाहिए। तो इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अकेडमी इसको नोट डाउन करिएगा, वीडियो को पास करके इसको नोट डाउन करिएगा, इसलिए मैं थोड़ा कैमरा से हट रहा हूं, ठीक है। तो बहुत अच्छा, अब आपको F2 भी पता चला और F1 भी पता चला। F1 कितना निकला, F1 निकला हमारा F3 साइन ऑफ थीटा, और F2 किसके बराबर निकला, F3 cos ऑफ थीटा। फोर्सेस निकाले, परपेंडिकुलर फोर्सेस निकाले। अब आपको पता है जब परपेंडिकुलर फोर्स पता, तो जिस सरफेस पे पड़ेगा उसका एरिया डिवाइड करिएगा, आपको वो प्रेशर देगा। समझ में आया मैं फोर्सेस क्यों लिया था इधर, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहां पर इन तीन सरफेसेस का, जो तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस है इनका एरिया लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, बट नोट करिएगा ये आगे मुझे काम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया फोर्स, अब एरिया की बात होगी। चलो मैं मानता हूं ये जो यहां पर रेक्टेंगुलर सरफेस है, चलो इसका एरिया होगा, इसका फोर्स F1 लग रहा है, चलो इसका एरिया A1 होगा। और इस पे फोर्स जो ये वाला है वर्टिकल सरफेस, चलो इस पे फोर्स F2 लग रहा है, तो चलो इसका एरिया जो है वो A2 है। और इसका जो एरिया है इस तीसरे रेक्टेंगल का जो इंक्लाइंड है, चलो इसका एरिया A3 है। अब ये सबस्क्रिप्ट 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर फोर्स F3 लगा, और इन दोनों पे तो आपको पता है कि फोर्स प्रेशर वो जीरो होगा, तो उनको नो प्रॉब्लम एट ऑल बाय सिमेट्री। अब यहां पर देखिए, सो यहां पर मैं लिखता हूं लेट A1, A2 एंड A3, ये मैंने क्या लिया, these will be the areas of रेक्टेंगुलर फेसेस। बताइए कौन सा रेक्टेंगुलर फेस है, A1 किसका लिया, ABCD का, जो नीचे रेक्टेंगल है ABCD। अब A2 किसका लिया, इसका, तो वो क्या है AD, यहां पर ये मिट गया, ABCDEF, यहां पर F होना चाहिए, ADFE सरफेस पे ADFE, समझ में आया। एंड और ये जो A3 है, चलो ये इसका एरिया होगा इस इंक्लाइंड रेक्टेंगल का, तो वो कौन सी सरफेस है, EBCF या BCFE रेस्पेक्टिवली। एम आई राइट, बहुत अच्छा।
अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब आपको पता है कि ये जो एरिया है, एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर आपने सर फोर्सेस को रिजॉल्व किया तो एरिया को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। मगर सर उसके लिए, मगर यहां पर मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और अगर इसकी डायरेक्शन लेंगे तो किधर की तरफ, तो उसके लिए मैं यहां पर एक कन्वेंशन बता दूं। ये थोड़ा बहुत यूनिक वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग देता है, वो मैं बता दूं। अगर मेरी जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, जैसा मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसका कुछ एरिया होगा, चलो वो आपने नाप लिया, वो एरिया कितना है, चलो वो 2 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, इस सरफेस का। अब मुझे बताना कि अगर ये एरिया वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर की तरफ है। आपने कुछ नहीं करना, एक वेक्टर का जो डायरेक्शन देता है वो यूनिट वेक्टर देता है ना, बहुत अच्छा। तो आपने एक यूनिट वेक्टर को लेना है, वो इस सरफेस को नॉर्मल डाल दे। सर वो तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है, जब तक ये ओपन सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस नहीं है, तब तक आपकी मर्जी, ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर को ले लीजिए या नीचे की तरफ ले लीजिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इट्स बाय कन्वेंशन आप कुछ भी आर्बिटरली ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर एरिया जो है एक सरफेस का है और वो सरफेस हॉरिजॉन्टल होगी तो उस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकल होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अगर अब एज एरिया इस सरफेस का निकालना होगा, ये कैसी है, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल सरफेस है ना, तो इसका एरिया निकाला आपने, वो 2 स्क्वायर यूनिट्स निकला। अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, यूनिट वेक्टर को उठाइए, उसको नॉर्मल रखिएगा इस पे, तो जिधर की तरफ नॉर्मल होगा, यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल होगा जिधर की तरफ वो होगा उधर की तरफ इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। और जब तक ये ओपन सरफेस है आपको ये परेशान नहीं करेगा, आपकी मर्जी, यहां इधर की तरफ या पीछे की तरफ, पर दोनों हाल में ये परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। हाँ अगर क्लोज्ड होगा तो फिर आउटवर्ड ड्रा नॉर्मल लेना पड़ता है बाय कन्वेंशन, ठीक है, तो वो आप आगे देखेंगे। मगर यहां पर मैं अगर आपको बता दूं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इस सरफेस का F1 का, ये जो A1 है, A1 यानी ABCD सरफेस का एरिया, वो तो ऊपर की तरफ होगा परपेंडिकुलर, सो वो टुवर्ड्स अलोंग द एक्सिस लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग, और इसका अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है और इसका नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो A3 है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा बराबर, इसका भी A3 ऐसे होगा, A3 ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो ये थीटा होगा। सर इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकलेगा वो थीटा कंपोनेंट है, दैट इज A3 cos ऑफ थीटा, और इधर की तरफ इस A3 का जो कंपोनेंट होगा A3 cos ऑफ थीटा, और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होगा ये वाला वो होगा A3 sin ऑफ थीटा। समझ में आया, जैसे मैंने फोर्स को रिजॉल्व किया वैसे ही यहां पर एरिया भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब यहां पर जियोमेट्री यूज करेंगे तो ये जो A3 है ये, तो इसका एक कंपोनेंट ये निकला वर्टिकल और इसका एक कंपोनेंट ये निकला हॉरिजॉन्टल, एम आई राइट, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। बट आपको पता है कि ये जो वर्टिकल है इसका एरिया कितना लिया है मैंने, A2, बट जब ये A2 है तो, और ये कौन सा है, ये A3 है, A3 है ना इसका एरिया, तो इसका इस पे जो परछाई पड़ रही है, कंपोनेंट निकल रहा है, वो कितना निकल रहा है, A3 cos ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि वो A3 cos ऑफ थीटा ये होगा, इसकी परछाई इस पे और इसकी परछाई इस पे, उनको ही प्रोजेक्शंस बोलते हैं, उनको ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यहां पर देखिए अगर ये A3 है तो इस पे क्या पड़ेगा, A3 cos ऑफ थीटा, और इस पे क्या पड़ेगा, A2 cos A3 sin ऑफ थीटा। तो A3 cos ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, A2 के बराबर, क्योंकि इसका एरिया A2 है और इसका क्या होगा, इसका एरिया है A1 और वो कितना होगा A3 sin ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग मी? सो बाय जियोमेट्री जो इस A3 का कंपोनेंट इस पे पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, व्हाट विल बी दैट थिंग, ये वाला A3 cos ऑफ थीटा। तो A3 cos ऑफ थीटा, बताइए इसकी परछाई जब इस पे पड़ेगी वो ये एरिया निकलेगा, हाउ मच इज दैट, वो मैंने A2 रखा है, दैट इज A2। और जो इसका साइन कंपोनेंट होगा इस A3 का, क्योंकि यही ऐसे है, तो A3 ये है A3 वर्टिकल, ये ओब्लिक A3, तो इसका एक कंपोनेंट इस पे पड़ेगा, व्हाट विल बी दैट A3 साइन ऑफ थीटा, और वो A1 के बराबर होगा, A1 के बराबर। समझ में आया, बहुत अच्छा, इनको आप याद रखिएगा, अगर उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसका थर्ड और फोर्थ। अब आपको सारे एरिया, परपेंडिकुलर एरिया पता, परपेंडिकुलर फोर्स पता, अब आपको प्रेशर पता होगा। नाउ अब मुझे बताओ P1 किसके बराबर, P3 किसके बराबर होगा, मैं पहले P3 निकालूंगा, प्रेशर
प्रेशर ऑन दिस सरफेस, थर्ड सरफेस, वो होगा ना F3 डिवाइडेड बाय A3, क्योंकि ये पूरा कितना है A3 और ये A3 इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो P3 विल बी इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय A3। समझ में आया? परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, P2 किसके बराबर होगा? तो P2 जो होगा सर, P2 यहां पर आ जाएगा, P2 इधर आ जाएगा सर, वो होगा F2, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है F2, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय A2, और ये पूरा A2 है ना परपेंडिकुलर। बट आपने F2 निकाला है इससे पहले, अगर आपको याद होगा तो जो F2 निकला था आपको, वो निकला था F3 cos ऑफ थीटा पिछली वाली इक्वेशन में, तो F3 cos ऑफ थीटा, और जो A2 निकला अभी निकला, तो A2 कितना निकला? A3 cos ऑफ थीटा, तो A3 cos ऑफ थीटा, cos थीटा गॉन। व्हाट इज F3 by A3? सर F3 by A3 इज P3, तो F3 by A3 इज P3। तो इसका मतलब है कि जो P2 निकला वो P3 के बराबर निकला, दैट इज मैंने P3 निकाला पहले, अब P3 भी निकाला, P2 भी निकाला, अब यहां पर निकालेंगे हम P1। अब P1 किसके बराबर होगा? अब आपको पता है कि सर वो तो इस सरफेस पे होगा, नीचे वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स। हाउ मच इज परपेंडिकुलर फोर्स? A1 F1, और इसका एरिया कितना है? A1, तो दैट विल बी F1 by A1, परपेंडिकुलर फोर्स लेना पड़ता है। तो बट आपको पता है कि F1 तो आपने निकाल के रखा है इससे पहले वाली इक्वेशन में, तो F1 जो आपको निकला था सेकंड इक्वेशन में, F1 वाज F3 sin ऑफ थीटा, याद है? तो F3 sin ऑफ थीटा, पिछले वाली इक्वेशन याद दिलाइएगा, F3 sin ऑफ थीटा, और A1 तो अभी निकाला फोर्थ इक्वेशन से, हाउ मच इज दैट? A3 sin ऑफ थीटा, A3 sin ऑफ थीटा, sin थीटा गॉट किल्ड, एनकाउंटर ओवर। तो P1 जो निकला वो निकला F3 by A3। व्हाट इज F3 by A3? दैट इज P3। तो अब मुझे खुदारा एक बात बताओ, यहां पर ये जो तीन इक्वेशंस निकली, ये वाली और ये वाली, क्या निकला यहां से? सो फ्रॉम दीज इक्वेशंस व्हाट डू यू गेट? सो फ्रॉम दीज इक्वेशंस, अब मैं इसको मिटा सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फ्रॉम दीज इक्वेशंस व्हाट डू वी गेट? वी गेट P3 इज इक्वल टू P2, क्योंकि P2 P3 के बराबर है, P3 इज इक्वल टू P1, वो P1 के बराबर है, तो वी गेट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। एम आई राइट? आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि जो P1 है वो ऊपर की तरफ लग रहा था प्रेशर, और P2 जो है वो इधर की तरफ लग रहा था प्रेशर, और जो P3 है वो इधर की तरफ लग रहा था प्रेशर। यहां से क्या पता चला? प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस रिमेन इज द सेम, इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में वही प्रेशर है, इस डायरेक्शन में भी वही प्रेशर है, और इस डायरेक्शन में भी वही प्रेशर है। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर रिमेन इज द सेम। आर यू गेटिंग मी? इस लेवल पे जितने भी आप एलिमेंट्स लेंगे वहां पर प्रेशर जो है वो एक तो सेम रहेगा, और दूसरी बात यह है कि किसी भी डायरेक्शन में ले उस लेवल पे, ऊपर वाले डायरेक्शन, नीचे वाले डायरेक्शन, ओब्लिक वाले डायरेक्शन, हर किसी डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इलस्ट्रेट्स, ये आपको वजाहत देता है, दिस इलस्ट्रेट्स पास्कल्स लॉ, और इसी के साथ पास्कल्स लॉ खत्म। आर यू गेटिंग मी? अब मसला यह है कि यहां पर मैं एक नोटवर्दी पॉइंट निकाल सकता हूं, क्या प्रेशर P1 P2 P3 अलग अलग दिशा में लग रहा है? P1 किधर की तरफ लग रहा था? ऊपर की तरफ। आर यू गेटिंग मी? P1 ऊपर की तरफ लग रहा था, P2 इधर की तरफ लग रहा है, और P3 इधर की तरफ लग रहा था। क्या ये तीनों के तीनों सेम निकले? क्या इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है? तो इसका मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेशर सेम निकला। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इट? क्योंकि आपको मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था, तो वेक्टर किस क्वांटिटी को बोलते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी वेक्टर बोलेंगे जब उसको अलग